वो ये खजाना यूं ही किसी को नहीं मिल सकता। अगर इसे पाना है तो तुम्हें मेरे लिए 3 चीजें लानी होगी। पहला हिरण का मांस, दूसरा राजकुमार विक्रम का खून, और तीसरा एक साधु का कमंडल। हाँ। देखो दानव, मैं तुम्हें हिरण का मांस ला दूंगा, साधु का कमंडल भी ला दूंगा, लेकिन राजकुमार विक्रम का खून नहीं ला सकता, क्योंकि राजकुमार के खून के बदले मुझे मरना होगा। और मुझे नहीं पता, अगर तुम मेरे ये 3 काम नहीं कर सकते तो मैं खजाना लेकर इस गुफा से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। हाँ। रुकिए रुकिए दानव जी, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे राजकुमार विक्रम खुद अपना खून निकाल कर देंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर किसान वहाँ से चला जाता है। एक बार की बात है, आजमगढ़ नाम का एक छोटा सा राज्य था। वो राज्य एकदम सुखी संपन्न था। इस राज्य में राजू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही लालची था। वो अपनी पत्नी सुगंधा के साथ रहा करता था। सुगंधा बहुत ही समझदार थी। वो राजू को हमेशा समझाती रहती, लेकिन राजू कुछ नहीं समझता। उसे गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बनना था, जिस वजह से घर का सामान लाने में वो कंजूसी करता। अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं खेत जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। ठीक है जी, लेकिन आते वक्त कुछ सब्जियां ले लीजिएगा, घर में सब्जियां खत्म हो गई है। अरे भाग्यवान, ज्यादा सब्जी नहीं खाना चाहिए। घर में दाल है ना, आज वही बना लेना। ज्यादा पैसे क्यों खर्च करना, अगर आज का काम चल जाए तो। आप ना जी कुछ ज्यादा ही कंजूसी करते रहते हैं। इस तरह लोग खाने पीने में भी रोक टोक लगाते हैं क्या? अरे सुगंधा, तुम अगर सोच समझ कर नहीं चलोगी तो हम अमीर कैसे बनेंगे? इस तरह तो खा पी कर बराबर हो जाएगा, और मुझे तो अमीर बनना है, वो भी अपने गांव में सबसे ज्यादा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हारा तो बकबक लगा ही रहता है दिन भर। हाँ। इतना कहकर राजू खेतों के लिए निकल जाता है। खेतों में जाकर काम करने लगता है। फिर वहीं कुछ ही दूरी पर दो लोग आपस में बात करते हैं। अरे भाई, जानते हो, तुमने सुना है पहाड़ों पर जो जंगल है, उस जंगल में बहुत सारा खजाना है। अगर वो खजाना जिसको मिल गया ना, वो इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। हाँ। हाँ? अरे भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? कौन उस जंगल में अपनी जान खतरे में डालने जाएगा, वो भी उस खजाने के लिए? अगर जान नहीं रहेगी तो खजाना लेकर क्या करेंगे? हाँ। अरे भाई, वहाँ कोई आम खजाना नहीं है। हीरे, मोती, जवारा, सोने, चांदी, ये सब है जो बेशकीमती है। हाँ। अगर इतना ही कीमती है तो तुम क्यों नहीं जाते उस जंगल में? हाँ, बोलो तो। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना। मेरे बीवी बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते। मेरे पास तो जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। हाँ। तो मुझे क्या जरूरत पड़ गई खजाने की? मेरे पास जो भी है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। जिसको जरूरत होगा वो जाएगा। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये सारी बातें राजू सुन लेता है। ये सुनकर राजू के मन में लालच और बढ़ जाता है। वो सोचने लगा, अरे क्या, ये खजाना अगर मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। बिना देर किए राजू घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं एक जरूरी काम से 2-3 दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई पूछे तो बोल देना मैं पड़ोस के गांव में गया हूँ। हाँ। लेकिन जी, आप जा कहाँ रहे हैं? कुछ तो बता कर जाइए।
आप तो बोल रहे थे कि शाम को खेत से आएंगे, अभी ही आ गए और बोल रहे हैं 2-3 दिन के लिए नहीं आएंगे। कोई खास बात है क्या? अरे ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं आकर तुम्हें बताता हूँ। अब मैं जाता हूँ, मेरे लिए एक लाठी और एक पोटली में खाना दे दो। अरे जल्दी करो ना बाबा। अच्छा ठीक है, सब्र रखो, मैं लेकर आती हूँ। फिर सुगंधा ने पोटली लाठी लाकर राजू किसान के हाथों में थमा दी। राजू जंगल की ओर चल पड़ा। उसे खजाना ढूंढते ढूंढते कई दिन जंगल में घूमना पड़ा। अब मैं क्या करूं? कई दिन हो गए, अब तो भूख भी लग रही है, खाना भी खत्म हो गया है, पर खजाने का अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा है। लगता है उन 2 लोगों ने झूठ कहा था जो इस जंगल में खजाना है। मुझे अब घर की ओर जाना चाहिए। हाँ। इतना कहकर राजू लाठी लेकर फिर घर की तरफ आने लगता है। फिर सोचता है, इतने दिनों तक परेशान हो गया हूँ। वो जंगल का आखिरी पश्चिम दिशा बच रहा है, वहाँ जाकर भी देख लेता हूँ, नहीं तो घर जाकर पछताना ना पड़े। हाँ। इतना कहकर राजू जंगल की आखिरी पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ता है। राजू को सुबह से चलते चलते शाम हो जाती है और आखिरकार उसे एक गुफा मिली। अरे वाह, ये तो बहुत पुरानी गुफा है। लगता है इसी गुफा में खजाना होगा। जल्दी से जाता हूँ और सारा खजाना समेटकर पोटली में बांध कर ले आता हूँ। हाँ। एक गुफा के भीतर कदम रखा। उसकी आंखों में उत्सुकता और दिल में हल्की सी घबराहट थी। गुफा अंधेरी, ठंडी और रहस्यमयी थी। उसके चारों ओर पानी की बूंदें टपकने की आवाज गूंज रही थी। राजू को उस गुफा में भयानक आवाजें भी सुनाई दे रही थी। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। अरे पक्का वो कीमती खजाना यही होगा। कहाँ है वो कीमती खजाना? राजू ने खुद से कहा और आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। गुफा के अंत में उसे एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का संदूक दिखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, हे भगवान, आखिर मैंने खजाना ढूंढ ही लिया। अब मैं इस संदूक को खोलता हूँ। हाँ। राजू जैसे ही संदूक खोलने की कोशिश करता है, गुफा के भीतर से एक डरावनी गर्जना गूंज उठती है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें बह से चौड़ी हो गई। एक विशालकाय राक्षस उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा कांटों से सना हुआ हथियार था। ओ, ये खजाना यूं ही किसी को नहीं मिल सकता। अगर इसे पाना है तो तुम्हें मेरे लिए 3 चीजें लानी होगी। पहला हिरण का मांस, दूसरा राजकुमार विक्रम का खून और तीसरा एक साधु का कमंडल। हाँ। राजू का दिल बैठ गया। उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन ये सब कैसे लाऊंगा? राजकुमार विक्रम को कैसे मैं नुकसान पहुंचा सकता हूँ? अगर मैंने राजकुमार विक्रम को मारने की कोशिश की तो राजा मुझे काल कोठरी में डाल देंगे और साधु का कमंडल चुराना तो पाप है, पाप। ओ, ये तुम्हारी समस्या है। 3 दिनों के भीतर ये तीनों चीज ला कर नहीं दिए तो ये खजाना यहाँ से गायब हो जाएगा। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, ये खजाना मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं आपकी तीनों शर्तें पूरी करूंगा। तब तक आप मेरे इस खजाने का ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। राजू असमंजस के साथ गुफा से बाहर निकल आया। उसके मन में सवालों का तूफान था।
अब मैं ये तीनों चीज कहाँ से लाऊंगा? इसे लाने में तो बहुत समय लगेगा, पर राक्षस ने तो मुझे 3 ही दिन का टाइम दिया है। लेकिन कैसे भी करके ये तीनों सामान तो लाना ही होगा, नहीं तो वो खजाना मुझे कभी नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे लाना ही होगा। हाँ। फिर राजू वहीं एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उस पेड़ से एक मोटी सी लकड़ी को तोड़कर नीचे उतरता है और उसी का भाला बना लेता है और कहता है, इससे तो हिरन का शिकार अब हो सकता है। अगर सही निशाना मारूंगा तो हिरन जरूर मरेगा। हाँ। फिर राजू गहरी सांस लेता है और सबसे पहले जंगल की ओर चल पड़ता है हिरन का मांस हासिल करने के लिए। जंगल घना और सन्नाटे से भरा हुआ था। राजू ने आसपास हिरन की तलाश शुरू की। काफी देर भटकने के बाद उसने एक हिरन को पानी पीते हुए देखा। अरे यही सही मौका है हिरन का शिकार करने का। अब तो ये हिरन मेरे हाथों नहीं बचेगा। मुझे माफ करना भगवान, ये मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस वो खजाना पाना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं इसे जान से मार रहा हूँ। मुझे माफ कर देना भगवान, माफ कर देना। इतना कहकर राजू वो लकड़ी का भाला लेकर हिरन की तरफ बढ़ा। हिरन तेज और सतर्क था, लेकिन राजू ने चुपचाप एक छिपने की जगह चुनी और अपने साथ लाए भाले से निशाना साधा। उसका निशाना सटीक था और हिरन वहीं ढेर हो गया। राजू ने भारी मन से उसका मांस लिया और उसकी आंखों में पश्चाताप झलक रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया, अरे ये मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। अगर वो राक्षस मुझे सीधी तरह से खजाना दे देता तो आज मुझे तुम्हें जान से नहीं मारना पड़ता। मुझे माफ कर देना हिरन, मुझे माफ कर देना। और मांस काटकर एक पोटली में रख लेता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। अरे सुनती हो भाग्यवान? ओ भाग्यवान, इधर आओ। आप आ गए जी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे तो लगा आप कभी आएंगे ही नहीं। सभी गांव वाले बोल रहे थे कि राजू पागल हो गया है। उस खजाने के लालच में जंगल में चला गया और राक्षस ने उसे अब तक तो निपटा दिया होगा। अरे भाग्यवान, राक्षस मुझे क्या मारेगा? वो तो मुझे देखकर खुद ही डर से कांपने लगा और मुझसे डरते हुए कहा, उसे 3 चीजें चाहिए, फिर वो सारा खजाना मुझे दे देगा। हाँ। अच्छा, राक्षस ने आपसे ऐसा कहा? फिर आप उसकी शर्त क्यों मान रहे हैं? आप तो वैसे ही खजाना ले आते। तुम क्या अपने पति को कम समझती हो? अरे मैं भी तरस खा गया कि वो इतने सालों से खजाने की रक्षा कर रहा है, तो उस बेचारे की 3 शर्तें पूरी कर ही देता हूँ। मेरा क्या जा रहा है, ताकि वो भी समझेगा कि कौन सा बहादुर इंसान से पाला पड़ा था उसका। हाँ। तो वो 3 शर्तें क्या हैं? पहला है हिरन का मांस, और दूसरा राजकुमार विक्रम का खून, और तीसरा साधु महाराज का कमंडल, जिसमें मैं पहली शर्त पूरी कर चुका हूँ। ये रहा हिरन का मांस। हाँ। आप एक जानवर को कैसे मार सकते हैं और राजमहल में घुसकर राजकुमार विक्रम का खून कैसे ला पाएंगे? अगर राजा जी को ये पता चला तो हम दोनों को इस राज्य से बाहर निकाल देंगे। फिर तो हमें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। अरे अरे, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने सब सोच रखा है। मैं राजकुमार को जान से नहीं मारूंगा और पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। ये लो हिरन के मांस, इसे पोटली में तुम ले जाकर घर में रख दो, और आज मैं महल जा रहा हूँ अपनी दूसरी शर्त पूरी करने। हाँ। राजू सीधा राजमहल की तरफ निकल जाता है। महल के द्वार पर कड़ी सुरक्षा थी। राजू ने वहाँ एक नौकर के रूप में खुद को पेश किया और महल के अंदर जाने में कामयाबी भी हासिल की। अरे मैं किसी तरह महल में तो घुस आया हूँ,
और इस पोशाक में तो मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। अब मुझे सबसे पहले राजकुमार विक्रम की दिनचर्या देखनी होगी। वो सुबह, दोपहर, शाम और रात को क्या करते हैं। हाँ। फिर राजू वैसा ही करता है। सुबह से लेकर रात तक राजकुमार विक्रम पर नजर रखता है। रात के समय जब राजकुमार अपने कमरे में सो गया तो हाँ, यही सही मौका है। राजकुमार के शरीर से थोड़ा सा खून इस शीशी में ले लेता हूँ। पहले राजकुमार को इस लड्डू में नशे की दवाई मिलाकर खिला देता हूँ, फिर वो गहरी नींद में सो जाएंगे। मैं उनका उंगली काटकर खून इस शीशी में भर लूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ। फिर राजू एक लड्डू में नशे की दवाई मिलाकर राजकुमार के पास लेकर जाता है और कहता है, अरे राजकुमार, महारानी ने आपके लिए ये लड्डू भिजवाए हैं। अच्छा, पर मुझे अभी लड्डू नहीं खाने हैं। मैं पहले ही भोजन कर चुका हूँ। आप यहाँ रखकर चले जाइए, मैं बाद में खा लूंगा। अरे नहीं नहीं राजकुमार, महारानी ने आपको ये लड्डू खिलाकर ही मुझे आने के लिए कहा है। जब तक आप ये लड्डू नहीं खाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये महारानी का आदेश है राजकुमार। अरे ये माँ भी ना। अच्छा लाइए, मैं खा लेता हूँ। पर वो लड्डू खा लेता है और जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद राजू फिर से उस कमरे में आता है। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी और सुई थी। उसने राजकुमार की कलाई से थोड़ी मात्रा में खून लिया, ध्यान रखते हुए कि राजकुमार को कोई नुकसान ना हो। वो बाहर निकला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे किसी भी तरह इस महल से बाहर निकलना होगा। अगर मुझे किसी ने ये खून की शीशी के साथ देख लिया तो मुझे मौत की सजा मिलेगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। चलता हूँ। इतना कहकर राजू चोरी चुपके महल से बाहर आ जाता है और वो खून की शीशी अपनी जेब में रख लेता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सुबह भी हो जाती है। वो जानता था कि साधु के पास जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि साधु एक पहाड़ी पर स्थित कुटिया में रहता था और अपनी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। राजू दिन भर की चढ़ाई करके पहाड़ पर पहुंच तो जाता है। पहाड़ पर तो आ गया, लेकिन अब साधु महाराज का कमंडल कैसे चुराऊं? अगर वो मुझे देखेंगे तो मुझे श्राप दे देंगे, क्योंकि वो बहुत पहुंचे हुए साधु है। एक काम करता हूँ, रात होने का यहीं पर इंतजार करता हूँ। हाँ। राजू रात के अंधेरे में कुटिया के पास पहुंचा। साधु ध्यान में लीन था। राजू ने उनकी छड़ी के पास रखा कमंडल देखा। वो दबे पांव आगे बढ़ा और वो कमंडल चुरा कर वहां से चला जाता है। सुबह होते ही वो अपने घर पहुंच जाता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, मैंने जो मांस का पोटली दिया था वो मुझे अब राक्षस को ले जाकर देना है और बदले में बेशकीमती खजाना लेना है। हाँ। वो दोनों चीज ले आए, राजकुमार का खून और साधु महाराज का कमंडल। अरे हाँ भाई, मैं वो सारी चीजें ले आया हूँ। अब तो बस खजाना लेना बाकी है। हाँ। लेकिन आपको राजमहल में किसी ने पकड़ा नहीं, वहाँ तो इतने सारे पहरेदार होते हैं। अरे पहरेदार तो थे, पर तुम्हारा पति भी क्या कम है। मैं एक दास के भेष में गया तो किसी ने मुझे पहचाना भी नहीं। आपने राजकुमार को ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचाई थी ना? नहीं तो महाराज उसकी छानबीन करेंगे और किसी न किसी तरह उन्हें हमारे बारे में पता चल ही जाएगा।
हैं? अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं राजकुमार को कोई चोट नहीं पहुंचा के आया हूँ। बस हाथ को थोड़ा सा काट कर रुई के सहारे खून लिया है। सुबह होते ही राजकुमार का वो जख्म भर भी गया होगा और किसी को पता भी नहीं चला होगा। हाँ, फिर राजू वो मांस की पोटली और बाकी की चीजें लेकर राक्षस के पास पहुंचा। अच्छा हुआ तुम आ गए। बोलो, मेरी तीनों शर्तें तुमने पूरी की जिसे मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था? हाँ हाँ, मैं आपके कहे अनुसार तीनों चीजें लेकर आया हूँ। ये रहा हिरन का मांस, और ये शीशी में राजकुमार विक्रम का खून, और ये रहा साधु महाराज का कमंडल। अब तो ये खजाना मेरा होगा ना? क्यों? ये तीनों चीजें राजू राक्षस को सौंप देता है। राक्षस ने ठरकाते हुए कहा, शाबाश, अब तुम इस बेशकीमती खजाने के हकदार हो। हाँ। इतना कहकर राक्षस उस गुफा से गायब हो जाता है और राजू उस गुफा के अंदर जाता है तो एक कमरा उसे दिखाई देता है जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात सोने के सिक्के बिखरे हुए पड़े थे और चारों ओर सुनहरा रंग चमक रहा था। अरे पिछली बार आया था तो यहाँ पर जंग लगा बक्सा था, और इस बार तो ये कमरा जैसे दिख रहा है सोने और चांदी की परत से जड़ा हुआ है। ये जंग लगा बक्सा ये चमचमाता नया जैसा लग रहा है। अब ये सब मेरा है, मैं तो सबसे अमीर बन जाऊंगा। ये राजू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वो बहुत अमीर बन जाएगा, लेकिन जैसे ही राजू ने खजाने को छूने की कोशिश की, कमरे में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब रोशनी हुई तो राजू ने देखा कि सारा खजाना मिट्टी में बदल गया। ये क्या हुआ? सारा खजाना मिट्टी कैसे बन गया? अभी तो यहाँ पर इतने सारे सोने और चांदी के भरे हुए बक्से थे। ये कैसे हो सकता है? हाँ। राजू के इतना कहते ही दानव फिर वहाँ पर आ गया। दानव को देखकर राजू उससे पूछने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारी हर इच्छा पूरी की, अब जब मेरी खजाना लेने की बारी आई तो ये सारा खजाना मिट्टी कैसे बन गया? बताओ मुझे। हाँ। ओ, ये खजाना उन लोगों के लिए नहीं है जो लालची होते हैं। तुमने लालच में आकर एक हिरन की जान ले ली और दूसरा एक जिंदा मनुष्य का कोह निकाला और तीसरा एक पवित्र साधु का तुमने आवेश में आकर कमंडल झुला दिया। तुमने वो कमंडल साधु महाराज का दिल जीत कर लाना था। हाँ। दानव जी, ये सब तो मैंने आपके कहने पर किया था। और ये तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम खजाने के लायक हो या नहीं, पर तुम लालच में आकर इतने हद तक गिर सकते हो। अगर तुम ये सब ना करके सच्चे दिल से ये खजाना लेना चाहते तो ये सारा खजाना आज तुम्हारा होता। हाँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये खजाना उन लोगों के लिए रखा था जो त्याग और सच्चाई को चुनते हैं, लेकिन तुमने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल सिर्फ लालच के लिए किया। अगली बार जब तुम सच्चे मन से किसी भले के लिए आओगे तो ये सारा खजाना तुम्हारा होगा। हाँ। इतना कहकर वो राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है और राजू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने ये जान लिया था कि लालच हमेशा नुकसान ही पहुँचाता है, जिसकी वजह से उसने सब कुछ गवा दिया। निराश होकर राजू खाली हाथ वापस अपने घर लौट आया।
और आकर अपने आंगन में बैठ गया। क्या हुआ जी, खजाना कहाँ है? मुझे माफ कर दो सुगंधा, मैंने लालच में आकर तुम्हें भी लालची बना दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था। आज खजाना हाथ में आते आते रह गया। हाँ, मैं कहती थी ना, एक दिन ये आपका लालच आपको ले डूबेगा, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ थे। अच्छा कोई बात नहीं, आप सही सलामत आ गए, वही मेरे लिए खजाना है। हाँ सुगंधा, असली खजाना तो परिवार ही होता है। मेरा खजाना सिर्फ मेरा परिवार है और मुझे किसी खजाने की कोई लालच नहीं। हाँ। उस दिन से राजू को समझ आ जाता है कि असली खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि उसका परिवार और उसकी ईमानदारी थी। फिर वो गांव के बच्चों को अपनी कहानी सुनाता है और उन्हें लालच से बचने की सीख भी देता है। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि लालच कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। लालच करने वाले व्यक्ति को हमेशा नुकसान ही होता है। हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए।